Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, Beirut। विद्यार्थियों, हम BA पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जापानी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने जापान की डाइट और संसद के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम द जुडिशरी ऑफ जापान की न्यायपालिका के बारे में समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप तक जापान की न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है के बारे में चर्चा करेंगे। जापान की न्यायपालिका को हम एक कोटेशन के माध्यम से अपनी बात को बताने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम थियोडर मैकनेली की एक डेफिनेशन है कि नवीन संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट प्रदान की गई है और न्यायालय ने यह शक्ति संविधान की अपनी व्याख्या के आधार पर प्राप्त नहीं कर ली है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यह बताने का प्रयास करेंगे कि जुडिशरी जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में मेजी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि मेजी युग के अंतर्गत मेजी युग के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में कि मेजी युग के अंतर्गत जापान में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, वरन ये एक सामान्य प्रशासन का एक अभिन्न अंग थी और न्यायालयों की शक्ति पर भी अनेक सीमाएं लगी हुई थी और न्यायिक प्रशासक न्याय मंत्रालय के अधीन था। इसके अतिरिक्त विधि के शासन तथा विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का भी पूर्णतः यहाँ पे अभाव पाया जाता था। न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा सरकार और नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं था। संक्षेप में हम कहना चाहेंगे कि मेजी युग की न्याय व्यवस्था फ्रांसीसी और जर्मन विधि शास्त्र पर आधारित थी और उनमें एंग्लो सैक्सन काल विधि शास्त्र को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इस तरह से हम देखेंगे कि मेजी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की क्या व्यवस्था थी। तत्पश्चात हम देखेंगे जुडिशियल सिस्टम अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कि वर्तमान संविधान में न्यायपालिका का क्या रोल है। इसके अंतर्गत हमने 1947 ईस्वी के शोवा संविधान द्वारा जापान में लोकतंत्रीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया और लोकतंत्रीय भावनाओं के अनुरूप ही जापान की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अतः हम वर्तमान संविधान की जापान की जो न्याय व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमने निम्न फीचर्स इसके अंतर्गत हमें देखने को मिले, जिसको हम बताएंगे। इसके अंतर्गत नंबर फर्स्ट, सेपरेशननेस ऑफ जुडिशरी, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका की पृथकता। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि मेजी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका शासन या न्यायपालिका की एक स्वतंत्र शाखा होने के स्थान पर यह कार्यपालिका का अंग मात्र थी, लेकिन नवीन संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त कर शासन की एक स्वतंत्र शाखा का रूप प्रदान किया गया। इस संबंध में हम अनुच्छेद 76 के अनुसार जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा ऐसे ही अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी जो कानून द्वारा स्थापित किए गए हों। सेकेंडली, इसके अंतर्गत हम बताएंगे सेकेंड फीचर है गारंटी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके अंतर्गत बताया गया कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत न केवल शासन की पृथक शाखा के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देकर ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की गई कि न्यायपालिका निष्पक्षता और निर्भयता के साथ कर्तव्य पालन कर सके। पुरानी न्याय व्यवस्था में न्याय मंत्रालय न्यायालयों की कार्यप्रणाली के नियमों का निर्माण करके और न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति करके न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता था, लेकिन अब न्याय मंत्रालय को इन शक्तियों से वंचित कर दिया गया है।
Thirdly, we talk about the establishment of the rule of law. नवीन संविधान के अंतर्गत एंग्लो सेक्शन का न्यायिक प्रणाली की मूलभूत जो धारणा थी रूल ऑफ लॉ की को अपनाया गया है। अब जापान में भी सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान माने जाते हैं और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार का न्यायालय है। इस संबंध में व्यक्तियों के पद के आधार पर कोई अंतर नहीं किया गया है। फोर्थली, यूनिफॉर्मिटी इन जुडिशियल सिस्टम। नवीन संविधान के अंतर्गत देश की संपूर्ण न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय तथा कानून द्वारा स्थापित अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है और न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अधीन उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और कौटुंबिक न्यायालय तथा 570 प्रारंभिक न्यायालय है जो ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला के रूप में चलते हैं। फिफ्थली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। मेजी संविधान के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि देशों की पद्धति पर प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी जिनके द्वारा लाइसेंस, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भूमियों के बीच सीमा विवादों तथा पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच की जाती थी और प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना इस मान्यता के आधार पर की गई थी कि साधारण न्यायालयों को प्रशासनिक क्रियाकलापों की जांच करने का अधिकार देने पर कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन हो जाएगी। परंतु अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का अंत कर दिया गया है और अब सभी प्रकार के विवादों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट फीचर में हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत हम देखेंगे कि जापानी संविधान के अंतर्गत भी संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण करते हुए नवीन संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 81 में की गई है और इसका अभिप्राय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच की शक्ति प्राप्त है। यदि डाइट किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कैबिनेट को ऐसी आज्ञा जारी करे जो संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सेवंथ, हम इसके अंतर्गत देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बाय द पीपल। जापान की न्याय व्यवस्था की एक विचित्रता यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस संबंध में अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाएगी परंतु इसके बाद प्रतिनिधि सदन के प्रथम आम निर्वाचन के अवसर पर वह प्रति 10 वर्ष बाद उनके बारे में जनता की राय ली जाती है और यदि जनता बहुमत से किसी व्यक्ति की नियुक्ति को अस्वीकार कर दे तो उसे अपदस्थ कर दिया जाता है। 8 इसके फीचर्स में है कि गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी बाय जुडिशियल सिस्टम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मेजी संविधान के अंतर्गत न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि कार्यपालिका पदाधिकारियों के द्वारा मनमानी करते हुए नागरिक स्वतंत्रता को आघात पहुंचाया जा सकता था, लेकिन अब समस्त व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की दृष्टि से की गई है। पहले किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए पुलिस वारंट जारी कर सकती थी, किंतु अब किसी व्यक्ति को केवल तभी बंदी बनाया जा सकता है जबकि न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया हो। इस तरह से हम देखेंगे कि जापानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो कार्य करती है उसके अंतर्गत इन फीचर्स को देखा गया है और ये जापानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पाया गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशरी कि न्यायपालिका का संगठन किससे से होता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौटुंबिक न्यायालय और प्रारंभिक न्यायालय है। इसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले कि जापान में न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यह आवश्यक है कि 15 न्यायाधीशों में से कम 10 कानून के अच्छे ज्ञाता हो और उन्हें 20 वर्ष का कानूनी अनुभव प्राप्त हो और शेष 5 न्यायाधीशों के लिए कानूनी अनुभव आवश्यक नहीं है
किंतु वे बुद्धिमान और विद्वान अवश्य होने चाहिए और नियुक्ति के समय न्यायाधीशों की आयु कम से कम 40 वर्ष होना आवश्यक है। इसके संगठन के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति सम्राट मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद प्रतिनिधि सदन के चुनाव के समय जनता द्वारा इनका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है और प्रति 10 वर्ष बाद प्रतिनिधि सदन के चुनाव के समय न्यायाधीशों के विषय में नागरिकों की राय ली जाती है। इस तरह से हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की रचना होती है। तत्पश्चात हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कार्य करती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संवैधानिकता के प्रश्न से संबंधित विवादों की सुनवाई 15 न्यायाधीशों की ग्रांट बेंच करती है, जिसमें गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है और अन्य मामलों में जिनमें केवल कानूनी प्रश्न निहित होते छोटी बेंच ही अपीलें सुनती है, जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं और 3 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक मानी जाती है। तत्पश्चात हम देखेंगे ज्यूरिडिक्शन एंड पावर कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, जिसके अंतर्गत हम फर्स्टली वी टॉक अबाउट द पावर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के रक्षण की शक्ति। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है और इसे किसी भी कानून, आदेश, विनिमय अर्थात सरकारी कार्य की वैधानिकता को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। इसी के अंदर हम एक विशेष बात यह भी है कि सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय मामलों की प्रारंभिक सुनवाई नहीं करता, यह तो केवल उन अपीलों को सुनता है जो कानूनों और अध्यादेशों की अवैधता के संबंध में नीचे के न्यायालयों से उनके पास आती है। सेकेंडली, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। इसके संबंध में अनुच्छेद 98 में संविधान की सर्वोच्चता घोषित की गई है और अनुच्छेद 81 में न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था की गई है उससे सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति भी इन्हें प्राप्त हो गई है। तत्पश्चात हम देखेंगे पावर ऑफ लॉ मेकिंग। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रशासन के संबंध में नियम तथा उपनियम बना सकता है। इसके द्वारा न्यायालयों की कार्यविधि, उनका संचालन तथा अनुशासन निर्धारित किया जाता है। एंड फोर्थली, जुडिशियल सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि न्यायिक पर्यवेक्षण और प्रशासन संबंधी जो शक्तियां हैं, मेजी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका न्याय मंत्रालय के अधीन रहते हुए अपना कार्य करती है, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की शासन को एक स्वतंत्र अंग के रूप में स्थापना की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। तत्पश्चात हम देखेंगे हाई कोर्ट, जिसे कि उच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भौगोलिक आधार पर 8 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय टोक्यो, ओसाका, नगोया, हिरोशिमा, संडे नामक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इसमें प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए टोक्यो में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 64 है, जबकि सेपारो उच्च न्यायालय में केवल 7 न्यायाधीश ही है। अतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 10 वर्ष के लिए मंत्रिमंडल द्वारा उस सूची से की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई है। अतः उच्च न्यायालय को प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों ही प्रकार के अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देशद्रोह तथा शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराधों से संबंधित विवाद आते हैं और ये न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें भी सुनते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के अंतर्गत जापान में 49 प्रीफ्रेक्चर्स हैं और प्रत्येक में एक जिला न्यायालय है। इस प्रकार 49 जिला न्यायालय है
और इन न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न है और न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था भी उच्च न्यायालयों के समान ही है। तत्पश्चात सार न्यायालय, जिसे हम समरी कोर्ट कहते हैं, ये न्यायालय नगरों तथा ग्रामों में स्थापित किए जाते हैं और इन्हें प्रारंभिक न्यायालय भी कहा जाता है। तत्पश्चात है डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन कोर्ट। इस श्रेणी में न्यायालय जापान की न्याय व्यवस्था की अपनी एक विशेषता है। इस प्रकार के न्यायालय प्रत्येक जिले में एक है और इनकी संख्या 49 है। ये न्यायालय तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे आदि से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं। तत्पश्चात है प्रोसिक्यूटर्स। इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की राय से सम्राट करता है और ये न्याय मंत्रालय के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। ये सरकारी वकील होते हैं और शासन की ओर से न्यायालय के मुकदमे प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से एक न्यायपालिका का गठन किया जाता है और इसके अंतर्गत हमने विभिन्न न्यायालयों की चर्चा की। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन जापानीज एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। कई बार हमें लगता है कि जापान का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही है, लेकिन हम इसके अंतर्गत देखेंगे कुछ बातों के संबंध में इन दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन कई बातों में डिसिमिलरिटीज़ भी है। अगर हम इनके सिमिलरिटीज़ की बात करें तो नंबर 1, इन दोनों देशों में न्यायपालिका को शासन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहते हुए निर्भयता और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। सेकेंडली, दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। थर्डली, दोनों देशों में न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और उनके पद को बहुत अधिक सम्मानपूर्ण समझा जाता है। फिफ्थली, दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय अपने देश के अंतिम अपीलीय न्यायालय हैं और वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सिक्सथली, अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता ये है कि दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और रक्षा करने की शक्ति प्राप्त है और दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय कानूनों, आदेशों, सरकारी नियमों आदि की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं और यदि वे संविधान के प्रतिकूल हो तो उन्हें रद्द भी कर सकते हैं। इन सिमिलरिटीज़ के बाद हम देखते हैं कि कई बातों में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और जापानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, असमानताएं भी हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं। नंबर 1 कि जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, किंतु इन नियुक्तियों का अनुमोदन प्रतिनिधि सदन के चुनाव के समय जनता द्वारा किया जाना आवश्यक था। एक बार अनुमोदन किए जाने के बाद भी प्रति 10 वर्ष बाद जनता द्वारा न्यायाधीशों के कार्य पर विचार किया जाता है और यदि मत देने वाली जनता का बहुमत किसी न्यायाधीश के प्रतिकूल हो तो उसे हटा भी दिया जाता है, जबकि अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता के अनुसमर्थन और जनता द्वारा न्यायाधीशों को पदच्युत किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सेकेंडली, अमेरिका में न्यायाधीश यदि चाहे तो जीवन पर्यंत कार्य कर सकते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कोई भी सेवानिवृत्त नहीं कर सकता, लेकिन जापान में न्यायाधीशों की 70 ईयर्स तक की आयु पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। थर्डली, जापान में सर्वोच्च न्यायालय को केवल अपीलीय अधिकार प्राप्त है, जबकि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इन सब के अतिरिक्त व्यावहारिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बहुत अधिक शक्तिपूर्ण और साथ ही बहुत अधिक विवादास्पद रही है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हूज जैसे न्यायाधीश गर्व से कहा करते थे कि हम एक संविधान के अंतर है, किंतु संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन जापान के न्यायाधीशों द्वारा कभी भी इस प्रकार के विचार को नहीं अपनाया गया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी रूप में प्रयोग किया गया है, वहाँ जापान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में बहुत अधिक संयम का परिचय दिया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जापान की न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है, कौन कौन से इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और आज के वीडियो में हमने जापान के सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय से कंपैरिजन करते हुए
इस तथ्य पे पहुँचे हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।